इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्ट ए जनरल एप्टीट्यूड ऑफ CSIR नेट. I know only 3 days are left. Most of the students completely ignore this part, but trust me, it is the easiest way to boost your score. आप easily 25 plus marks score कर सकते हैं because complex formula नहीं चाहिए होंगे. इस part में pure logic और basic understanding की requirement है. If you are stressed out about your core subject, this section will be your safety net. Trust me on this, हम easily score कर पाएंगे because 20 questions आते हैं, उसमें से हमें सिर्फ 15 क्वेश्चंस करने होते हैं, राइट. उन 15 में से भी इन केस अगर इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस हैं, इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस, फिर भी आप एटलीस्ट 12 से 13 क्वेश्चंस बहुत इजीली क्रैक कर सकते हो. इस वीडियो के थ्रू यू विल नो व्हाई दिस पार्ट इज लो हैंगिंग फ्रूट. CSIR लव्स बार ग्राफ्स और मैथ्स के लिए इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट है नहीं. हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए होगी, लॉजिक चाहिए होगी. लास्ट के 3 days रहते हैं, राइट. व्हाट यू नीड टू डू इज जस्ट गो थ्रू दिस वीडियो और एक सिंगल फॉर्मूला शीट की रिक्वायरमेंट है. तो हम स्टार्ट करते हैं. टॉपिक्स हम देखेंगे, राइट, और कैसे क्वेश्चंस इजीली किए जा सकते हैं बिना कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला के. और ये पेपर हमने ये जून 2025 के पार्ट ए के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे. सिंपली मैथ लॉजिक नहीं चाहिए होगी, ज्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्मूले की जरूरत नहीं होगी. सिंपल अंडरस्टैंडिंग से हम क्वेश्चंस देखेंगे. जो टॉपिक्स फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन से पूछे जाते हैं, ग्राफिकल एनालिसिस, लॉजिकल रीजनिंग. अगर आपको क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं, पहले 20 क्वेश्चंस आप देख लेना. 20 से 25 मिनट चाहिए होंगे इस सेक्शन के लिए, राइट. मेरा क्या रहता है, मैं पहले पार्ट सी करती हूँ, फिर उसके बाद पार्ट ए, देन पार्ट बी, राइट. पार्ट ए पहले करती हूँ बिकॉज 3 घंटे का एग्जाम होता है, राइट. सॉल्विंग मैथ इक्वेशंस या फिर थोड़ा बहुत भी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस आपको थोड़ा बहुत भी करना पड़ेगा, तो आप एग्जॉस्ट फील करते हो एंड में. जो इजी क्वेश्चंस भी दिए होंगे वो भी आप गलत कर पाते हो उस टाइम पे. सो राइट, हम डिस्कस करेंगे टॉपिक्स के बारे में. लॉजिकल रीजनिंग सुपर इंपॉर्टेंट है. इंपॉर्टेंट क्यों? बिकॉज बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं इस पे और अंडरस्टैंडिंग से ही हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं. सीटिंग अरेंजमेंट, क्वेश्चंस पढ़ोगे तभी आपके आंसर इजीली आ जाएंगे. तो अगर इन केस लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस आते हैं तो उनको मत स्किप करना. ये देख लेना आपको रिवाइज क्या करना है. परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज, रेशियो, एवरेज देखना है. अभी के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? कॉमन एप्लीकेशंस, परसेंटेज की, प्रॉफिट एंड लॉस, नॉर्मल फॉर्मूलेज देख लेना बस. इन केस अगर क्वेश्चन आता भी है तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि प्रॉफिट कैसे निकलता है और लॉस कैसे निकलता है. जस्ट नॉर्मल सिंगल फॉर्मूले. रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एक फॉर्मूला शीट, सिंपल एक फॉर्मूला शीट, जहां पूरी फॉर्मूला शीट अगर इन केस आपके पास नहीं है तो मैं टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा दूंगी. सिंगल पेज, उस पर टाइम एंड वर्क, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, पाइप्स एंड सिस्टर्न्स और जितने भी मेंसुरेशन, स्पेसिफिकली मेंसुरेशन बोल रही हूँ मैं बार बार, ज्योमेट्री में 2D जिसके एरिया एंड वॉल्यूम्स, इसके फॉर्मूले देख लेना बस. सिर्फ मेंसुरेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है. और नंबर सिस्टम से काफी क्वेश्चंस आते हैं, बट आपको सेलेक्ट क्या करना है. लॉजिकल रीजनिंग तो आपको बिल्कुल स्किप नहीं करनी है. और बार ग्राफ्स भी आते हैं तो वो इतने कॉम्प्लेक्स नहीं आते हैं. आपको लगेगा लेंथी क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया है वो, राइट. ये क्वेश्चन देखना बहुत सिंपल है. इफ अ मैप इज प्लेस्ड इन सच अ मैनर दैट ईस्ट बिकम साउथ ईस्ट, देन व्हाट विल नॉर्थ ईस्ट बिकम. सिंपल, आपको डायरेक्शन पता है, बस आपको चेंज करनी है जो गिवन है एज पर द क्वेश्चन, इजीली हो जाएगा. सीरीज के इन केस क्वेश्चन आते भी हैं तो उनको भी स्किप नहीं करना. जैसे सिलोजिज्म, वेन डायग्राम जो लॉजिकल रीजनिंग में आता है, इनको स्किप नहीं करना होता. ये क्वेश्चंस आपको सेलेक्ट करने होते हैं, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे. आपको अभी क्या देखना है? ज्योमेट्री के फॉर्मूलेज देखने हैं बस. लास्ट में आपको ये फॉर्मूलेज देखने हैं, इनकी फोकस करना आपको एरिया और वॉल्यूम पे. अभी रिसेंट ट्रेंड रिसर्च एप्टीट्यूड पे काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं, इनके ये टॉपिक्स हैं. इन केस आपने पहले पढ़े हुए हैं तो इसको रिवाइज कर लेना. अभी लास्ट मोमेंट पे बस एक बार देख लेना बिकॉज एक कॉन्सेप्चुअल बेस्ड आ रहा है, कैलकुलेशन बेस्ड नहीं आ रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर सिस्टम पे. अभी के लिए आपको बेसिक कैलकुलेशंस याद रखने हैं. स्क्वायर्स आपको पता होने चाहिए 1 to 20, वैसे इतने आते नहीं है बट बेसिक आपको याद रखने चाहिए. क्यूब्स पता होने चाहिए. परसेंटेज टू फ्रैक्शन में कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए.
टेबल्स आपको पता होना चाहिए, और यूनिट्स का कन्वर्जन, इन केस किलोमीटर गिवन है तो मीटर में कन्वर्ट करना, बिकॉज टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में यूनिट्स पे ध्यान देना होता है, राइट। मेंसुरेशन पे काफी क्वेश्चन आए हैं जून 2025 के पेपर में, अगर आपने देखा होगा तो ज्योमेट्री मेंसुरेशन 2D, रेक्टेंगल के पेरीमीटर एरिया पे काफी क्वेश्चंस आए हुए हैं। ये क्वेश्चन आपको देखना, सिंपल पूछा गया है, जैसे अ 2 cm वाइड वुडन स्ट्रिप is to be fixed on a photo of 40 cm into 30 cm. Remember यूनिट्स पे भी ध्यान देना है आपको। 2 cm गिवन है, दैट्स फाइन। अगर इन केस मीटर गिवन है तो इसको कन्वर्ट करना पड़ता आपको पहले। मिनिमम लेंथ पूछा हुआ है, जो भी गिवन है सेम 40 into 30, फिर वुडन स्ट्रिप 2 cm ऑन ऑल 4 साइड्स, चारों साइड्स पे वुडन स्ट्रिप है। मिनिमम लेंथ पूछा है वुडन स्ट्रिप की कितनी होगी, इसकी हिंदी ट्रांसलेशंस भी है। अगर आपको इंग्लिश में इजीली नहीं समझ में आ रहा तो हिंदी ट्रांसलेशन देख लो, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तो हमें ये जो वुडन स्ट्रिप है इसकी मिनिमम लेंथ बतानी है। सिंपल, टोटल लेंथ कितनी थी, 40 ये है और 30 ये थी, 40 ये है और 30 ये थी। हमने क्या किया, ऊपर वाली और नीचे वाली वुडन स्ट्रिप ले ली, टोटल 80 ले ली। अब बाकी की बची कौन सी, ये वाली तो हमने इंक्लूड कर ली थी, ये चारों, ये बीच वाली बची हैं। ये पूरी 30 थी, -2 and 2 4, दैट इज 26। अब इनको प्लस कर देंगे और मिनिमम लेंथ मतलब इतनी तो चाहिए ही चाहिए, दैट इज 80 + 52 132। सिंपल जो क्वेश्चन में गिवन था हमने वही किया। हमें बस पता क्या होना चाहिए, ये वाले एक्सक्लूड नहीं करने हैं और ना ही इनको डबल करना है। अगर 40 and 40 एक बार ले लिया है तो दूसरी बार इनको इंक्लूड नहीं करना है, रेस्ट जो बाकी बचा है वही इंक्लूड करना है, दैट इज 26। क्वेश्चन को पहले पढ़ो इजीली, क्वेश्चन से ही आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये भी मेंसुरेशन पे आया है, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया पे आया है। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स याद रखना, जैसे इस क्वेश्चन में है अ ब्लॉक ऑफ मार्बल, इसकी डायमेंशंस गिवन है, मीटर में है। जब भी आप पढ़ते हो तब ध्यान देना कि यूनिट सही है, सेम है, ठीक है। इस कट इनटू, ये ब्लॉक है, इसको काटा गया है रेक्टेंगुलर टाइल में जिसके डायमेंशंस है ये। रिमेंबर 10 थिकनेस 10 सेंटीमीटर में, हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में, हमने कर लिया है, राइट। फिर ये देखना, अज्यूमिंग 10% वेटेज इन कटिंग, हाउ मेनी टाइल्स विल बी मेड। सिंपल चीज है, ब्लॉक गिवन है, इसको काट के टाइल बनानी है, काटने में हमारा 10% वेस्ट हो गया है। इसने पूछा है कितनी टाइल्स बनेंगी इस ब्लॉक के थ्रू। इस ब्लॉक है तो वॉल्यूम लेंगे, वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू विड्थ। ये हमें पता होना चाहिए, बेसिक जो मैं बार बार बोल रही हूँ, ज्योमेट्री के फॉर्मूलेज मेंसुरेशन बेस्ड, ये वैसे बेसिक है, सबको पता ही होगा। रेक्टेंगल और क्यूब का तो वॉल्यूम निकाल लिया, 10% वेस्टेज 10% अगर वेस्ट कर दिया है तो बाकी का यूजफुल कितना हुआ, 90। आपको अलग से करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप यूजफुल निकालो ना। वेस्ट हो गया है तो उसको रहने दो। अब 90/100 किसका, ऑफ पूरे ब्लॉक के वॉल्यूम का कितना हुआ, 36 मीटर क्यूब। ये क्या है, हमारी यूजफुल वॉल्यूम है। अब यूजफुल वॉल्यूम है, एक टाइल की डायमेंशन हमें गिवन है तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, इतना। हमसे पूछा क्या गया है, नंबर ऑफ टाइल्स। रिमेंबर, नंबर ऑफ टाइल्स हम किसके, जो वॉल्यूम होगी ब्लॉक के यूजफुल वॉल्यूम डिवाइड अपॉन एक टाइल की वॉल्यूम, हमें निकल जाएगी हमारी नंबर ऑफ टाइल्स। ये कोई फॉर्मूला बेस्ड नहीं है, बस एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। पूरे ब्लॉक की वॉल्यूम जो कि यूजफुल वॉल्यूम है डिवाइड बाय एक टाइल की वॉल्यूम, हमारे पास नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएंगी, राइट। ये क्वेश्चन देख लेना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। सी, इस टाइप के क्वेश्चंस आई एम सेइंग आपको लगा होगा कि कैलकुलेशन बेस्ड है। कैलकुलेशन मींस फॉर्मूला बेस्ड, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्योंकि देखते हैं, a pilgrim starts walking for a journey of 115 किलोमीटर। On the first day he covers 7 किलोमीटर। हम लिख लेते हैं पहले टोटल जर्नी डिस्टेंस 115 किलोमीटर। फर्स्ट डे पे 7 किलोमीटर, नेक्स्ट डे 9 किलोमीटर, सेकेंड डे 9 किलोमीटर, and he keeps adding 2 kilometer every day till he reaches 15 kilometer per day
डेली वो क्या करता है, 2 किलोमीटर ऐड करता रहता है। कब तक? जब तक वो 15 किलोमीटर पर डे पे नहीं पहुंच जाता। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस हमें पता चला कि 5वें दिन पे वो 15 किलोमीटर पहुंच गया है। जैसे जैसे क्वेश्चन में लिखा गया वैसे वैसे हम करते जा रहे हैं, इसमें कोई अभी फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट। विच ही मेंटेन्स फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्नी, 5 दिन के बाद जो उसकी रेट होगा वो 15 किलोमीटर पर आवर ही होगा, पर डे। रिमेंबर यूनिट्स पे ध्यान देना है। अभी डे 5 का हमें पता चल गया 15 किलोमीटर। अब टोटल डिस्टेंस इसने 5 दिन में कितना कवर किया है, इनका सम दैट इज 55 किलोमीटर। अब टोटल जर्नी थी 115 माइनस 55 दैट इज अभी बचा कितना, रिमेनिंग डिस्टेंस 60 किलोमीटर। अभी क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि डेली का रेट उसका 15 किलोमीटर पर डे वो मेंटेन करता है, राइट। एक्स्ट्रा डेज उसको कितने चाहिए होंगे बाकी का डिस्टेंस कंप्लीट करने में, दैट इज 60/15 दैट इज 4 डेज। और टोटल डेज पूछा है पूरी जर्नी का, दैट इज पहले के 5 दिन प्लस ये 4, टोटल 9 डेज, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन पे। सी, ये क्वेश्चन आपको लगेगा काफी लेंदी है, बट लेंदी नहीं है। अगर आप एक बार देखोगे इस क्वेश्चन पे तो आपको पॉपुलेशन दी गई होगी ओवर द ईयर्स, राइट। ये पॉपुलेशन है वाई एक्सिस पे और ये ईयर 2000 टू 2007। अभी पूछा क्या है, इट कैन बी इन्फर्ड दैट ड्यूरिंग 2000, इसकी इन्फेरेंस पूछी है इस ग्राफ के थ्रू। पहला क्या है, पॉपुलेशन इंक्रीज लीनियरली, हमें ग्राफ तो दिख रहा है, राइट, बट क्या पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है? पॉपुलेशन की वैल्यूज तो इंक्रीज हो रही है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू ईयर रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन हो रहा है। पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है ईयर आफ्टर ईयर, दैट इज पहला ऑप्शन हम गलत कर देते हैं। फोर्थ ऑप्शन भी क्या है, पॉपुलेशन इंक्रीज एक्सपोनेंशियली, ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा बिकॉज वी नो रेट ऑफ इंक्रीज हो रहा है। तो दूसरा और तीसरा ऑप्शन हम देखेंगे। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, द रेट ऑफ इंक्रीज पॉपुलेशन इंक्रीज्ड। अब वैल्यूज सिंपल है, पहले 50,000 थी, फिर 50,400 हुई। इनका डिफरेंस देखते हैं, 400, 1200, 2000, ऐसे डिफरेंस देखते हैं, राइट। हमें पता चला 2000 से 2001 कितना हो रहा है रेट, 400। दूसरे में 1200, फिर 2000, फिर 2800, फिर 3600, 4400, फिर 5200, राइट। तो ये तो ऑप्शन क्या है, सेकेंड वाला ऑप्शन करेक्ट है बिकॉज इंक्रीज तो हो रहा है, लीनियरली ही इंक्रीज हो रहा है, राइट। और थर्ड ऑप्शन में रेट ऑफ इंक्रीज, तो 1200 में इसका 400 से पहले, फिर 1200, इसका भी रेट ऑफ इंक्रीज कितना, 800। ये तो हर एक में कांस्टेंट आ रहा है, इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो एलिमिनेट कर देंगे। आई नो थोड़ा टाइम लगेगा, बट पूरा सेक्शन पार्ट ए 20 से 25 मिनट में हो जाता है, राइट। और 20 से 25 मिनट में तब जब आपके 12-13 क्वेश्चंस आपने सेलेक्ट कर लिए हैं, अदरवाइज 15 मिनट्स मैक्स 10 to 12 क्वेश्चंस के लिए। 2 मिनट से ज्यादा एक क्वेश्चन पे मत लगाना। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वो सॉल्व कर लेना, उसको मार्क कर लेना पहले, राइट। अदरवाइज उस क्वेश्चन को स्किप कर देना, ज्यादा टाइम एक क्वेश्चन पे मत लगाना। नेक्स्ट हम देखेंगे, ये भी डीआई पे है बार ग्राफ। सीएसआईआर बार ग्राफ पे काफी क्वेश्चंस पूछ लेती है। आपको ध्यान किसके देना, अगर आप ये क्वेश्चन देखोगे आपको इजीली समझ में आएगा। लेकिन रिमेंबर पूछा क्या है, मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिफोरेस्टेशन पूछा है। डिफोरेस्टेशन मींस डिक्रीज, अगर एफोरेस्टेशन लिखा होता दैट इज परसेंटेज इंक्रीज, राइट। अब हमें पता है डिफोरेस्टेशन है, डिक्रीज है, तो परसेंटेज क्या होगा, डिक्रीज इन दैट फॉरेस्ट एरिया डिवाइड बाय इनिशियल फॉरेस्ट एरिया और इनटू 100 फॉर परसेंटेज, राइट। ये वाला क्वेश्चन देख लेना, मैंने पूरा सॉल्व किया हुआ है। अगर आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज कमेंट डाउन, आई विल सी इनटू इट। एवरेजेस पे काफी क्वेश्चन आ रहे हैं, राइट। सिंपल है, एवरेज हुआ, एवरेज का सिंपल फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। एक सिंगल शीट पे आपके सारे फॉर्मूलेज गिवन होंगे, ट्रस्ट में बस आपको लास्ट मोमेंट पे वो फॉर्मूला शीट देखना है और बेसिक अंडरस्टैंडिंग लगानी है। क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है, राइट। क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ के सॉल्व हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा।
एवरेज क्या होता है? सम ऑफ एजेस बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दिस केस। रिमेंबर, ये क्वेश्चन देख लेना, बहुत इजी है, मैंने लाइन टू लाइन लिखा हुआ है एज पर द क्वेश्चन ऑल्सो। क्वेश्चन पढ़ते जाओ और आप करते जाओ सॉल्व। रिमाइंडर थ्योरम पे क्वेश्चन है। सी, अगर आपको पूरा क्वेश्चन नहीं भी समझ में आता है तो आप ये चीज याद रखना, कोई भी नेगेटिव नंबर है उसकी पावर में कोई इवन पावर है तो वो पॉजिटिव हो जाता है। एनी नेगेटिव नंबर रेज्ड टू एन इवन पावर बिकम्स पॉजिटिव, बट इफ एन negative number is raised to power odd number, it will stay negative. Remember this. और 1 की पावर में कुछ भी हो, हमेशा आंसर क्या होगा? 1. रिमाइंडर थ्योरम, ये चीज याद रखना। टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टम्स पे काफी क्वेश्चन आते हैं। ये मैं इनको लो हैंगिंग फ्रूट्स बोलते हैं, काफी इजी क्वेश्चंस होते हैं इनके, डायरेक्ट आपको दिए होते हैं, बस आपको पता होना चाहिए सॉल्व कैसे करना है। जैसे गिवन है क्वेश्चन में, अ फ्रेश टैप फिल्स टैंक इन 40 मिनट्स। फ्रेश वाला 40 मिनट्स में फिल करता है, दूसरे वाला 120 मिनट्स में फिल करता है, और दोनों टैप्स को ओपन किया है तो कितने मिनट्स लगेंगे टैंक को भरने में? ये वाला क्वेश्चन है। पहला स्टेप, आपको एलसीएम लेना है। फ्रेश गिवन है और सोल्ड गिवन है, 40 एंड 120 का एलसीएम लिया, राइट। ये फॉर्मूला याद रखना। टाइम क्या होता है? टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। अगर टाइम निकालना है तो टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। और पाइप्स एंड सिस्टर्न्स की बात करते हैं तो टोटल कैपेसिटी बाय कंबाइंड रेट। दोनों में ओपन है तो एफिशिएंसी हम प्लस कर देते हैं, क्लोज्ड है, एक ओपन है क्लोज्ड है तो प्लस माइनस उसके अकॉर्डिंग करना होता है। जैसे इस क्वेश्चन में फ्रेश वाटर को कितने लगते थे? 40 मिनट्स लगते थे। सॉल्ट वाटर को 120 मिनट्स लगते थे टू फिल द टैंक। एलसीएम हमारा है 120 यूनिट्स। ये हमारा टोटल कैपेसिटी है। एलसीएम जब भी किसी का लेते हो तो वो टोटल कैपेसिटी निकलती है, टोटल वर्क निकलता है, राइट। इसका रेट निकालेंगे तो 120 अपॉन 40 दैट इज 3 यूनिट्स पर मिनट। 3 यूनिट पर मिनट वो फिल करता है टैंक को। और सॉल्ट वाटर 1 यूनिट पर मिनट। 3 स्टेप्स हैं। एफिशिएंसी या फिर कंबाइंड रेट दोनों ओपन है, राइट। +3 + 1 दैट इज 4 यूनिट्स पर मिनट। रिमेंबर दिस। और हम निकालना क्या था? टाइम निकालना था। टाइम क्या होता है? टोटल कैपेसिटी अपॉन एफिशिएंसी। टाइम हमारा आ गया 30 मिनट्स। रिमेंबर, यूनिट्स पे भी ध्यान देना है। और ये 4 स्टेप है। सबसे पहले एलसीएम निकालो, फिर उनके रेट्स निकालो, एफिशिएंसी बोल लो इसको या फिर रेट बोल लो, फिर बाद में टोटल एफिशिएंसी या कंबाइंड रेट। फोर्थ में जो रिक्वायरमेंट है, जो पूछा गया क्वेश्चन में, टाइम पूछा गया है तो टाइम निकाल लो। ये फॉर्मूला याद रखना बस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिस्टम पे आता है। सी, ये क्वेश्चन अगर आपने देखा होगा, इफ सिंपल, हमें कुछ भी फॉर्मूला नहीं चाहिए होगा, हम सिर्फ क्वेश्चन देखते हैं, फिर ऑप्शंस को एलिमिनेट करके आंसर निकालते हैं। क्वेश्चन है, इफ एनी 9 पेपर्स आर ड्रॉन फ्रॉम बोथ साइड प्रिंटेड बुक। कितने हैं? 9 पेपर्स। आप वर्ड्स को हाईलाइट कर लिया ब्रो जब के जब। आई नो कंप्यूटर है बट 9 पेपर्स है। आपके पास रफ शीट होगी, लिख लो 9 पेपर्स। बोथ साइड है, ठीक है, बोथ साइड है, रफली लिख लिया करो। देन द सम ऑफ देयर पेजेस कैन नेवर बी पूछे हैं। इनके सम के पेजेस कभी भी क्या नहीं हो सकते हैं। सी, 9 पेपर्स है, राइट। और दोनों साइड प्रिंटेड बुक्स का सम। सी, मैंने 9 पेपर्स ले लिए, दोनों साइड 1 and 2, 3 and 4 ऐसे, राइट। इन दोनों का सम 9 पेपर्स का मिनिमम, इनका टोटल सम कितना हो रहा है? 3 + 7 + so on to 35। मिनिमम हमारे पास 171 आ रहा है। आपको ये बनाने की जरूरत नहीं है, बट एटलीस्ट आप डायरेक्टली 1 2 3 4 ऐसे लिख लोगे, 5 6, ठीक है। इनका सम कितना हुआ? 3, इनका सम 7, इनका 11, रेस्ट 15। लास्ट में हमें 9 में देखना, 9 कितना हुआ? 17 और 18। इनका सम कितना हुआ? 35, राइट। मिनिमम सम कितना है 9 पेपर्स का? 171। और हमें पूछा गया है कि इनके सम ऑफ देयर पेजेस कैन नेवर। 171 तो डायरेक्ट आंसर, इसको टिक मत कर देना, नेवर पूछा है। 179 हो सकता है बिकॉज हम ऐड करते रहेंगे। डिविजिबल बाय 3, मिनिमम 171 डिविजिबल बाय 3 है, यस। ये वाला सॉल्व करेंगे तो 45 है। बाकी के ऑप्शंस में सबसे करेक्ट ये वाला लगता है बिकॉज 171 तो मिनिमम सम है, तो 45 तो हो ही नहीं सकता, तो ये वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा। सी, क्वेश्चन पढ़ो एंड जस्ट सॉल्व
उसी वे में, आपको कॉम्प्लेक्स फॉर्मूले की जरूरत नहीं है इसमें। आपको एक डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, डिविजिबिलिटी रूल हमें पता होना चाहिए, अर्थमेटिक का जो सिंपल फॉर्मूला है इन केस काफी सम ऑफ ऑड नंबर्स और सम ऑफ इवन नंबर्स, ये आपको पता होना चाहिए, बेसिक नॉलेज ऑफ दैट। अगर इन केस आपको नहीं भी पता तो वो क्वेश्चन स्किप कर दो, बट रिमेंबर 15 क्वेश्चंस करने हैं, 15 पूरे नहीं हो सकते हैं तो एटलीस्ट 12 से 13 ट्राई। बहुत लो हैंगिंग सेक्शन है ये, बहुत इजीली हो जाएगा, आपको फॉर्मुलेज की ज्यादा जरूरत नहीं होती, बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग और क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करो। नंबर सिस्टम, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये उस टॉपिक पे है बट हम इसको बहुत इजीली करेंगे। क्या गिवन है क्वेश्चन में? द सिक्स्थ, क्या पूछा है? सिक्स्थ पूछा है, लिख लेंगे सिक्स्थ। लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर गिवन है, ऑड नंबर हमें चाहिए among those with all digits distinct, distinct मतलब नॉन रिपीटिंग, कोई डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है किसी में भी, तो सिक्स्थ नंबर हमें निकालना है। सिंपल है, ये यूनिट डिजिट, ये टेंस, ये हंड्रेड्स। हंड्रेड्स में क्या है? 9, हंड्रेड्स हम मिलेंगे 9। टेंस में क्या है? 8 है और 7 है, 8 और 7 ले लेंगे। अब पूछा गया है ऑड नंबर पूछा है, राइट? यूनिट क्या होनी चाहिए हमारी? ऑड नंबर होनी चाहिए, तो नंबर किससे एंड होना चाहिए? 1, 3, 5, 7 या 9 से, राइट? 8 से छोटा क्या होता है? 7, 5, 3, 1, ये ऑड नंबर है, राइट? तो हमारा नंबर क्या हुआ? 9 हंड्रेड्स पे था, 8 किस पे था? टेंस पे, और यूनिट हमें ऑड चाहिए तो 7, 5, 3, 1। अब सेम हम 7 के साथ करेंगे, टेंस पे 7, ऑड चाहिए होगा तो 7 से छोटा 5, 5, 3, 1। रिपीटिंग नहीं होना चाहिए इसलिए हमने 7 नहीं यूज किया, राइट? तो ये कौन सा लार्जेस्ट है? फर्स्ट लार्जेस्ट, सेकेंड लार्जेस्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। हमसे पूछा क्या गया था? सिक्स्थ ही तो पूछा गया था, विच इज 973। सी, हमने कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, कुछ भी नहीं लगाया, बस जो क्वेश्चन में गिवन है सिर्फ वो देखा है। सिक्स्थ पूछा गया है, लार्जेस्ट 3 डिजिट गिवन है, ऑड नंबर गिवन है, तो हमें यूनिट देखने तीनों चारों में ऑड है, तो हम बस सिंपली इस फॉर्मूले से, ये ट्री वाला फॉर्मूला है, फॉर्मूला इसको बोल देता है बट ये है नहीं, सिंपल इस तरीके से हमने निकाल लिया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सिलॉजिज्म पे, सुपर इंपॉर्टेंट, ये वाले तो स्किप ही मत करना, बहुत इजी होता है। गिवन क्या है? अमित इज अ बिजनेसमैन सो ही मस्ट बी रिच, फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज दिस इम्प्लीकेशन फॉलो? सिंपल है, अमित क्या है? बिजनेसमैन है। अमित क्या है? बिजनेसमैन है, तो वो रिच तो होगा ही होगा, राइट? सिंपल, आपने क्वेश्चन पढ़ा, बस साइड में रफ शीट में आप सर्कल बनाने शुरू कर दो, और इम्प्लीकेशन क्या है? ओनली बिजनेसमैन आर रिच, ओनली बिजनेसमैन आर रिच, सूट ही नहीं कर रहा है। अगर वन इज नॉट अ बिजनेसमैन ही कैन नॉट बी रिच। मोस्ट करेक्ट क्या बैठ रहा है? थर्ड, ऑल बिजनेसमैन आर व्हाट? रिच। सेकेंड थॉट नहीं लाना है क्वेश्चन में, अगर आपका सीधा सीधा आंसर थर्ड आ रहा है ना, तो सेकंड थॉट मत लाओ कि ये सही है गलत, बिकॉज सेकंड थॉट हमेशा गलत होता है। ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कैलकुलस पे है, इसमें आपको लॉग वैल्यूज पता होनी चाहिए, मोनोटोनिसिटी के बारे में पता होनी चाहिए। ये क्वेश्चन तभी आपको अच्छे से हो सकता है जब आपको डेरिवेटिव्स के बारे में पता हो, राइट? आई एम नॉट सेइंग ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। नेक्स्ट हम देखेंगे, ये भी सिलॉजिज्म पे आ, ऐसे क्वेश्चंस नहीं छोड़ना है, आपको लगेगा ये बहुत टफ है बट टफ नहीं है। रिमेंबर, इफ देयर इज अ रेनफॉल इन अ विलेज, फ्लावर्स विल ब्लूम, इफ फ्लावर्स ब्लूम सेलिब्रेशंस विल डेफिनेटली टेक प्लेस। अब पूछा क्या है? फ्लावर्स डिड नॉट ब्लूम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सर्टेन? आपने क्वेश्चन पढ़ा, सीधा रफ शीट पे आपको सर्कल्स बनाने शुरू करना है। गिवन क्या है? इफ इट रेन्स, इफ इट रेन्स फ्लावर ब्लूम्स, फ्लावर ब्लूम्स। ये चीज याद रखना, अगर ये स्टेटमेंट गिवन है तो R इज कंप्लीटली इनसाइड F, R इज कंप्लीटली इनसाइड F। पर सेकंड स्टेटमेंट क्या थी? इफ फ्लावर्स ब्लूम, इफ फ्लावर्स ब्लूम सेलिब्रेशंस टेक्स प्लेस, दैट इज F इज कंप्लीटली इनसाइड C। तो सिंपल हमसे पूछा क्या गया है क्वेश्चन में? क्या पूछा कि फ्लावर्स ब्लूम ही नहीं कर रहा है, और हमारे स्टेटमेंट्स में लिखा था अगर रेन हुई तो फ्लावर ब्लूम करेगा, और ब्लूम करेगा तो सेलिब्रेशन डेफिनेटली होंगे। तो फ्लावर ब्लूम नहीं किया मतलब रेन ही नहीं हुई, तो ऑप्शन क्या हुआ? सी, दैट इज इट डिड नॉट रेन। ज्यादा सोचना ही नहीं है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी, ये वाले क्वेश्चन सुपर इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत इजी होते हैं, ये वाले स्किप मत करना। मैन इज टू क्राउड इज एज ट्री इज टू क्या? मैन क्या है? इंडिविजुअल है, और क्राउड क्या होता है? उसका ग्रुप या कलेक्शन ऑफ दैट इंडिविजुअल इज नॉन एज क्राउड। तो ट्री का पूछा है, ट्री का क्या होगा? फॉरेस्ट ही होगा, और एलिमिनेट भी कर सकते हैं। फ्रूट, ब्रांच और रूट क्या है? ट्री के पार्ट्स हैं, और क्राउड मैन का कोई पार्ट है नहीं, तो सीधा हमारे पास आंसर फॉरेस्ट होगा। सुपर इजी क्वेश्चन। फिर मेंसुरेशन पे काफी क्वेश्चंस आते हैं। एक्सपेंशन ऑफ बलून पे क्वेश्चंस आते ही रहते हैं। एक्सपेंशन ऑफ बलून, राइट। हमें इसमें बस एक स्केल फैक्टर के बारे में पता होना चाहिए। बलून है, उसका रेडियस गिवन है, ठीक है। एक सर्कुलर पैच है उस पे, ये सर्कुलर कलरफुल पैच है जिसका एरिया हमें गिवन है। अब बलून को ना यूनिफॉर्मली एक्सपेंड कर दिया, उसका रेडियस 50 सेंटीमीटर हो गया, तो इस कलर पैच का एरिया क्या हो जाएगा, राइट। तो हमें स्केल फैक्टर पता होना चाहिए। स्केल फैक्टर बेसिकली नया रेडियस कितना था? 50 हो गया है, इनिशियल कितना था? 10 था, तो रेडियस बेसिकली 5 गुना ज्यादा हो गया है, तो स्केल फैक्टर हमारा 5 निकल गया है, यानी कि बलून के जो भी डायमेंशन है वो 5 गुना ज्यादा एक्सपेंड हुए हैं। सिंपल हमसे एरिया पूछा है, तो जो इनिशियल एरिया था उसमें हम k स्क्वायर कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 625। इनकेस वॉल्यूम में एक्सपेंशन पूछा होता तो इनिशियल वॉल्यूम में हम इनटू स्केल का क्यूब कर देंगे, बस ये चीज याद रखना। सुपर इजी क्वेश्चन हो जाता है। फिर डेरिवेटिव्स है, ये बेसिकली सिंपल डेरिवेटिव के क्वेश्चंस है। आपको बस एक फंक्शन गिवन है, उसको आपको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट वो भी सिंगल वाला। फिर उसको आपको गिवन है स्टार्टिंग एट d0, फिर आपको d की वैल्यू निकालनी है। सिंपल, ये सिंपल डेरिवेशन है। इनकेस आपको हल्का फुल्का भी आइडिया होगा 11th-12th में, अगर आपने बेसिक डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा या फिर अभी रिवाइज किया होगा, तो एक सिंपल स्टेप है, आपको बस डिफरेंशिएट करना है, आपकी ये इक्वेशन आ जाएगी। फिर आपको बस वैल्यू पुट करनी है, d को हम 0 सेट कर देंगे डेरिवेटिव को, तो 40d³ माइनस ये हम इक्वल्स टू 0 कर देते हैं। फिर बाद में हमें d की वैल्यू निकालनी है, d की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी हाफ। बस ये वाला स्टेप अगर इनकेस आपको नहीं पता तो पूरा क्वेश्चन टफ लगने लग जाता है, तो रिमेंबर दिस, सिंपल स्टेप है डिफरेंशिएशन का। प्रोबेबिलिटी पे काफी क्वेश्चंस आते हैं, आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सॉल्व करना। बॉक्स में 4 व्हाइट बॉल्स हैं, 6 ब्लैक बॉल्स हैं, आपके पास रफ शीट होगी, अब पढ़ते जाओ और लिखते जाओ बस। बॉक्स है, 4 व्हाइट हैं, 6 ब्लैक हैं, बॉल रैंडमली निकाली, अगर व्हाइट निकली तो उसको हम वापस डाल देंगे अलोंग विद 2 अदर व्हाइट बॉल्स। वैसे हम प्रोबेबिलिटी देखते हैं व्हाइट की कितनी होगी, टोटल बॉल्स कितनी हुई 10, तो हमारी प्रोबेबिलिटी व्हाइट निकलने की 4/10 होगी। हमने व्हाइट निकाली तो हमने 2 और व्हाइट डाली, 6 हो जाएंगी, टोटल बॉल्स होगी 12, राइट। अब पूछा क्या है, अगर व्हाइट नहीं तो ब्लैक निकालेंगे और उसमें से 2 ब्लैक बॉल्स बाहर निकाल देंगे। अगर हमने ब्लैक ड्रॉ करी तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हुई 6/10, और ब्लैक निकलने के बाद हमने क्या किया, -2 ब्लैक किया, तो हमारे पास पहले 6 ब्लैक्स थी, अब क्या हो गई 4 ब्लैक हो गई। अब लास्ट में पूछा गया है, इतना सब करने के बाद बॉल को हमने दोबारा रैंडमली बॉक्स से निकाला, अब क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो ब्लैक होगी। ये 2 केस बनते हैं, एक ये। व्हाइट निकालने पे हमारे पास टोटल बॉल्स 12 हो गई, ब्लैक निकालने पे हमारी टोटल बॉल्स कितनी होगी 8। अब पूछिए ब्लैक की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ब्लैक की प्रोबेबिलिटी 4 थी, 4/8 टोटल बॉल्स, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हुई हाफ। और इस केस में बॉल्स कितनी है टोटल 12, राइट, और ब्लैक कितनी है 6/12, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हाफ, तो हमारा आंसर क्या होगा हाफ। सिंपल क्वेश्चन है, बस आप क्वेश्चन पढ़ते जाओ और साइड बाय साइड लिखते जाओ, स्टेप मिस मत करो, आपको कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। और ये जनरल साइंस पे एक सिंपल क्वेश्चन आया था बायोन्सी पे, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, राइट। ये डेंसिटी के ऊपर बेस्ड है। डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर डेंसिटी ज्यादा है तो उसकी वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड कम होगी या वाइस वर्सा। अभी आपको क्या करना है, आपको बस एक बार ये वीडियो देखनी है, जो क्वेश्चंस मैंने 10s और 100s वाले किए हैं, प्रोबेबिलिटी वाले किए हैं, या डिफरेंशिएशन वाले किए हैं, या बार ग्राफ्स हैं,
या डेटा इंटरप्रिटेशन वाले क्वेश्चन है या सिलॉजिज्म वाले क्वेश्चन है, राइट। ये क्वेश्चन मोस्टली हर बार रिपीट होते ही होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। बस आपको ये देखना है कि मैंने बिना फॉर्मूले के सॉल्व करवाए हैं। बस आपको बेसिक फॉर्मूला क्या याद होना चाहिए, एक फॉर्मूला शीट, उस फॉर्मूला शीट में नंबर सिस्टम में बेसिक क्या होना चाहिए, एक रिमाइंडर थ्योरम की दो चीजें जो मैंने लिखवाई थी, राइट। प्रोबेबिलिटी, इसमें फॉर्मूलाइज की जरूरत नहीं होती है। कन्वर्जन यूनिट्स, बेसिकली किलोमीटर टू मीटर, ये थोड़ी बेसिक होती है, सबको पता होती है। यूनिट्स पे ध्यान देना क्वेश्चंस में जब आप सॉल्व करते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी आपको मेंसुरेशन के फॉर्मूलाज देखने हैं, सुपर इंपॉर्टेंट है ये तो, ठीक है। बोर्ड पास से एक बार देख लेना। टाइम एंड वर्क के फॉर्मूलाज, पाइप्स ओपन है क्लोज्ड, बस ये फॉर्मूला और इनके टाइप्स। सी 2-3 क्वेश्चंस, मेंसुरेशन 2D एंड 3D के फॉर्मूलाज देखना, 3D बहुत कम बट 2D मोस्टली। टाइम एंड वर्क के टाइप्स देख लेना। जब भी DI वाले क्वेश्चंस आते हैं तो परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज पूछ लेता है, और रेट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज। क्वेश्चन पे ध्यान देना कि पूछा क्या हुआ है, परसेंटेज इंक्रीज पूछा है, डिक्रीज पूछा हुआ है, रेट ऑफ इंक्रीज पूछा है, रेट ऑफ डिक्रीज पूछा हुआ है, राइट। और लॉजिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चंस तो स्किप ही मत करना, बहुत इजी होते हैं। अब क्वेश्चन लेंथी भी होगा बट उसका आंसर बहुत इजीली निकल जाएगा। सीटिंग अरेंजमेंट्स वाले सुपर इजी होते हैं, डायरेक्शन वाले सुपर इजी होते हैं, कोडिंग एंड डिकोडिंग वाले भी सुपर इजी होते हैं। एक बार इनके टाइप्स देख लेना, राइट। लास्ट मोमेंट पे आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सिंपल फॉर्मूला, सम ऑफ ऑड इवन नंबर्स, ये वाले देख लेना, बस सिंपल जो आपने पढ़े होंगे। टाइम डिस्टेंस, इनके टाइप्स आपको टाइम एंड वर्क के देखने हैं और टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के देखने हैं। बस मेन तो मैं कह रही हूँ बार बार मेंसुरेशन के फॉर्मूलेस देख लें।